प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आपने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में ढेर सारी दर्दनाक किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आप आज के काबुल और पंजाब पर शासन करने वाले पाल शाही राजाओं के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आज आप जानेंगे उन पाल राजाओं के बारे में जिन्होंने 200 साल तक सफलतापूर्वक अरबी या मुस्लिम आक्रमणों से भारत भूमि की रक्षा की, और न केवल रक्षा की अपितु समय की आवश्यकता को देखते हुए मुस्लिम आक्रमणकारियों का समूल विनाश करने के लिए उनके राजधानी शहर गजनी पर हमला भी बोला और उसकी ईंट से ईंट बजा डाली। ऐसे हिंदू गौरवशाली राजाओं के इतिहास को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर भी बन जाइए। तो चलो, आज हम हिंदू पाल राजाओं के गौरवशाली इतिहास की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, अर्थात अरब राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में फैल नहीं सका। जल्दी ही अरबों की शक्ति समाप्त हो गई। दोस्तों, जिस समय अरब अपने पतन की ओर उन्मुख थे, उसी समय चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर एक जाति का उदय हुआ जिसका नाम था तुर्क। तुर्क दरअसल बहुत ज़्यादा असभ्य और बर्बर जाति थी। तुर्क बहुत ज़्यादा खूंखार और लड़ाकू होते थे। साथ ही साथ इसी समय ये उमैया वंशी शासकों के एशिया में इस्लाम प्रचार प्रसार के कारण इस्लाम के संपर्क में आए। तुर्कों ने जब इस्लाम को स्वीकार कर लिया, उसके बाद वो उसका प्रचार करने के लिए जोर शोर से एकजुट हुए और उनका उद्देश्य एक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना बन गया। ठीक अगर हम इसी समय भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पहाड़ियों तक पाल शक्तिशाली राजाओं का शासन था। इस राजवंश की बागडोर एक शक्तिशाली हिंदू शासक जयपाल के हाथों में थी, तो वहीं दूसरी ओर तुर्कों की बागडोर अल्पतगीन नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसने गजनवी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना कर दी थी। लेकिन इसी समय तुर्कों के असभ्य और बर्बर होने के कारण सत्ता की लड़ाई आपस में तेज हो गई, जिसके फलस्वरूप अल्पतगीन के दामाद सुबुकुतगीन ने अल्पतगीन की हत्या करके सत्ता हथिया ली और स्वयं तुर्कों का राजा बन बैठा। लेकिन दोस्तों, सत्ता पर बैठते ही सुबुकुतगीन ने भारत पर आक्रमण की योजनाएं बनाने का कार्य शुरू कर दिया। एक तरफ जहां सुबुकुतगीन भारत भूमि पर आक्रमण की योजनाएं तैयार कर रहा था, उसी समय काबुल और पंजाब पर शासन करने वाले हिंदू राजवंश के राजा जयपाल, जो कि न केवल कुशल शासक थे, प्रसिद्ध योद्धा थे, साथ ही साथ सफल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने समय रहते इन आक्रमणकारियों की योजनाओं को भांप लिया था। मुस्लिम तुर्क भारत भूमि पर आक्रमण करे, उस आक्रमण से न केवल बचाव के लिए अपितु उल्टा अपने लोगों और अपनी भारत भूमि की रक्षा के लिए जल्दी ही तुर्कों की राजधानी गजनी पर आक्रमण की योजनाओं को बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, स्रोतों से हमें पता चलता है कि 1986 और 87 ईस्वी में तुर्क कबीलों से निपटने के लिए देश भर से अपने बंधु कबीलों का एक संघ तैयार किया, एक राजाओं का संघ तैयार किया। और दोस्तों, यह संघ इतना शक्तिशाली था, इसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी, जब इसने गजनवी पर हमला किया तो इस हमले के फलस्वरूप इतना भीषण युद्ध हुआ कि युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। बहुत कम समय में तैयार की गई योजनाओं के साथ हुए इस
आक्रमण ने गजनवी की ईंट से ईंट बजा डाली। स्रोतों से पता चलता है कि इस कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद मानो जयपाल की विजय निश्चित थी। लेकिन इसी समय एक युद्ध के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ और वो था मौसम का बदलना। दोस्तों, इतिहासकारों का मानना है कि जब जयपाल की सेना विजय की ओर बढ़ रही थी तभी मौसम ने करवट ले ली, जो बिल्कुल भी जयपाल और उसकी सेना के पक्ष में नहीं था और भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। इस भारी बर्फबारी ने जयपाल के ढेर सारे सैनिकों की जान ले ली। साथ ही पाल राजाओं की सेना की शान और ताकत कहे जाने वाले हाथियों ने भी इस समय उनका साथ छोड़ दिया। हाथी जो कि बलशाली तो होते थे लेकिन वो फुर्तीले नहीं होते थे, अर्थात वो सेनाओं को बहुत तेजी से दूसरे स्थान पर या सुरक्षित स्थानों पर नहीं ले जा सकते थे, जबकि तुर्क सेना बिल्कुल ठीक इसके विपरीत होती थी। तुर्क अपनी सैनिक टुकड़ियों में बहुत बड़ी संख्या में कुशल घुड़सवार और घोड़े रखते थे, जो हाथी की तरह ताकत का प्रतीक तो भले ही न हो लेकिन स्फूर्ति का प्रतीक होते थे। अर्थात घोड़ों की सहायता से सेनाएं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी और सुरक्षित स्थानों पर जा सकती थी। इस प्रकार कुशल नेतृत्व, राजनीतिक सूझबूझ, शौर्य, अनुशासित और ताकतवर सेना होने के बावजूद भी जयपाल तुर्कों का समूल विनाश नहीं कर सका और तुर्कों की राजधानी गजनवी को समाप्त नहीं कर सका। जयपाल के दुर्भाग्यवश इस भीषण युद्ध में भारी वर्षा और हिमपात से भारतीय सैनिकों का उत्साह भंग हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा जयपाल को तुर्कों के साथ एक संधि करनी पड़ी। संधि करने के बाद जयपाल अपनी बची खुची सेना के साथ अपने देश वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही जयपाल लाहौर पहुंचा तो वह अपने सैनिकों का शौर्य, साहस और वीरता को भुला नहीं पा रहा था। खराब मौसम की वजह से जो जयपाल को हार मिली थी, उस हार के कारण जयपाल ने लाहौर आते ही इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। इस युद्ध संधि के टूटने का मतलब था कि अभी आगे तुर्कों और पालों के बीच युद्ध निश्चित है। आगे तुर्कों की ओर से लड़ेंगे सुबुतगीन और उसका बेटा महमूद गजनवी। साथ ही पालों की ओर से लड़ेंगे राजा जयपाल, राजा आनंदपाल, राजा त्रिलोचन पाल और उनका भांजा सुखपाल। अब इसके बाद आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगली वीडियो के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल की आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको समय से मिले तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है, आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो मेंबर बन जाइए। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।